हेलो फ्रेंड्स, हम अपने यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। इस वीडियो से आपके 2 क्वेश्चन तो गारंटेड होने ही वाले हैं। लगभग ये अपना वीडियो रहेगा 8 से 10 मिनट का, और 2 क्वेश्चन आपके साइंस के पक्का यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर 10 मिनट में आपके 2 नंबर बढ़ जाते हैं तो मेरे हिसाब से कि पूरा पैसा वसूल वाली बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में दालों में विद्यमान रहता है। तो सर्वाधिक मात्रा में दालों में क्या विद्यमान रहता है? सर्वाधिक मात्रा में दालों में आपका प्रोटीन विद्यमान रहता है। दालों में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड, आज तो मैं काम ही नहीं। सर्वाधिक मात्रा में दालों में आपका क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी में ऊर्जा के विमोचन में संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? तो ये आपका वायु श्वसन कहलाता है। ठीक है, वायु श्वसन क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है वो रिएक्शन करता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी वाटर रिलीज करता है। ठीक है, ये जो आपकी प्रोसेस होती है इसे वायु श्वसन और इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहा जाता है। और ये प्रोसेस आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जहां पर आपकी एनर्जी बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा, और वो एनर्जी होती है 38 एटीपी के फॉर्म में बनती है। ठीक है, टोटल कितनी बनती है? 38 एटीपी बनती है, और वो यूनिट क्या है उसकी? एटीपी है। फिर अगला आता है कि किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है प्रकाश वर्ष की। ठीक है, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए आपकी यूनिट कौन सी होती है? तो किसी भी तारे की जो दूरी होती है उसको मेजर किस में करते हैं? तो उसे जो है आपके प्रकाश वर्ष में मेजर की जाती है। जो आपके खगोलीय पिंड है, कोई भी तारा है, तो उसकी दूरी को। ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में लाइट ईयर। और तो लाइट ईयर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर आपकी एक यूनिट होती है डिस्टेंस मेजर करने की। ठीक है, फिर आता है कि धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? तो धातुएं जो है आपकी ये चालन प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती हैं। धातुएं किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती हैं? धातुएं जो है ये आपकी चालन प्रक्रिया यानी कि कंडक्शन के द्वारा गर्म होती हैं। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या होता है कि जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है। जो आपके माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं तो उसमें क्या है कि उसका शीतीकरण कर दो, जिससे क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं ये आपके निष्क्रिय हो जाते हैं। सिंपल टर्म्स में सुन लो फ्रेंड्स, क्या होता है कि आप अपना खाना है उसको कहाँ रख देते हो? फ्रिज में रख देते हो, ताकि क्या होता है कि जो भी माइक्रोब्स वगैरह बनने होते हैं वो आपके खाना इसीलिए रखते हो कि जो माइक्रो बैक्टीरिया है, जो सूक्ष्म जीवाणु है, वो कैसे हो जाए? वो निष्क्रिय हो जाए, वो डीएक्टिवेट हो जाए, ताकि आपका खाना लंबे समय तक चलेगा। तो वही यहाँ पर एक कठिन भाषा में लिख दिया गया है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी, ठीक है, जिसे फिश प्लेट कहा जाता है, का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये 2 पट्टियों को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, रेल पट्टी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किस लिए होता है? 2 पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। आर्ट्रियो आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस स्क्लेरोसिस रोग क्या होता है? तो ये आपका होता है धमनी काठनीय रोग होता है, धमनियों का कठोर हो जाना होता है। आर्ट्रियो स्क्लेरोकोसिस, ठीक है, स्क्लेरोकोसिस जो रोग है आपका, इसमें आपकी धमनियां जो है वो कैसी हो जाती है? वो कठोर हो जाती है। आर्ट्रियो स्क्लेरोकोसिस, ठीक है, इसमें धमनियां कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती हैं। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है। यह नियम कहलाता है, यह आपका ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम कहलाता है। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। जब 2 वस्तुएं हैं और वो किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं। ठीक है, तो ये जो आपका नियम है ये आपका कहलाता है ऊष्मागतिकी
का शून्यांक नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है कि जब दो वस्तुएं जो है वो आपकी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में होती हैं। तो ये आपका कहलाता है ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो ये है आपके संवेग संरक्षण के आधार पर। ठीक है, जेट इंजन की जो कार्यप्रणाली है ये किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? ये है आपके संवेग संरक्षण के आधार पर। जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? संवेग संरक्षण के आधार पर आधारित है जेट इंजन की कार्यप्रणाली। जेट इंजन की कार्यप्रणाली जो है आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कॉड लीवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? तो ये आपके विटामिन ए तथा विटामिन डी का प्रचुर स्रोत होता है आपका कॉड लीवर ऑयल। ठीक है, कॉड लीवर ऑयल जो है आपके विटामिन ए तथा विटामिन डी का प्रचुर स्रोत होता है। यदि हवा में ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक तत्परता से संयोग करता है। ठीक है, जो हवा है उसमें जो है आपकी ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ साथ आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम क्यों घुटने लगता है? क्योंकि एक्चुअली जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ना, इसको ना ऑक्सीजन से ज्यादा किससे प्यार है? कार्बन मोनोऑक्साइड से प्यार है। ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट लव है कार्बन मोनोऑक्साइड। किसका? हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका। अब आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, लेकिन इसका फर्स्ट लव कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जैसे ही इसको एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है ना, ये ऑक्सीजन को छोड़ देता है और फटाफट से कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेता है। ठीक है, और बस उसके साथ में पूरी बॉडी में बस आराम से सैर सपाटा करने लगता है, घूमने लगता है। और हमारी बॉडी में होता क्या है कि जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में जाता है तो वो अपने ब्लड को जमा देता है, हमारे ब्लड को क्या करता है? जमा देता है। अब ये तो आराम से अपना घूम रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर, और हमारा ब्लड जो है जहां जहां ये घूमने जा रहा है हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर, वहां वहां हमारा ब्लड जमने लगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा दम घुटने लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि इस वजह से हमारी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में जो है आग जला करके खिड़की दरवाजे बंद करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि क्या होता है साथ ही जो आपका ये रूम हीटर वगैरह होता है ये भी जला करके आपके खिड़की दरवाजे बंद करके विदाउट वेंटिलेशन वाले रूम में नहीं सोना चाहिए, वरना क्या होता है कि उससे आपके कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है और हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो फटाफट से उसके साथ में सैर सपाटा घूमना फिरना शुरू कर देता है बॉडी के अंदर, और उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी का ब्लड जमेगा, हमारा दम घुटेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए सर्दियों में ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में परमाणु रिएक्टर का ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। तो परमाणु रिएक्टर जो है वो ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करता है? वो यूरेनियम का प्रयोग करता है परमाणु रिएक्टर ईंधन के रूप में। ठीक है, परमाणु रिएक्टर जो है वो ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करता है? वो यूरेनियम का प्रयोग करता है ईंधन के रूप में। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण तब लगता है जब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो आपका चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। और जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि आकाश जो है वो नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल में जो वायुमंडल होता है उसमें कई सारे आपके छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण होते हैं, वो अन्य रंगों की अपेक्षा जो है आपके नीले रंग को अधिक बिखेरता है। ठीक है, वायुमंडल में जो आपके छोटे छोटे कण होते हैं, एक नीला जो रंग होता है इसकी एक क्वालिटी होती है
कि ये ज्यादा बिखरता है दूसरे रंगों के कंपैरिजन में, इसीलिए जो है हमें आकाश, समुद्र सब ये नीले दिखाई देते हैं। जितना भी बड़े क्षेत्रफल वाली चीजें होती है ना, तो आपको ये नीले दिखाई देते हैं, क्योंकि नीला रंग जो है वो आपका ज्यादा बिखरता है वायुमंडल में। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओम का नियम। ठीक है, जो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहते हैं ओम का नियम। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है उत्तल लेंस। ठीक है, कैमरे में आपका कौन सा लेंस यूज किया जाता है? उत्तल लेंस आपका कैमरे में यूज किया जाता है, जिसे आपका कॉनकेव लेंस कहते हैं। ये आपका कैमरे में यूज किया जाता है कॉनकेव लेंस। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है किस दशा में? उत्तर से दक्षिण दिशा में। नॉर्थ साउथ की तरफ आपका जो मैग्नेट है, अगर फ्री मैग्नेट को आप लटका दोगे तो वो आपकी हमेशा जो है आपका नॉर्थ साउथ पोल की तरफ स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है कि संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से था? तो ये आपका अल्फा किरणों से था। ठीक है, रमन प्रभाव जिसके लिए जो है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये आपके भौतिक विज्ञान की किस शाखा से था? अल्फा किरणों की खोज के लिए आपके सीवी रमन जी को रमन प्रभाव नोबेल अवार्ड मिला था। ठीक है, जो आपका रमन प्रभाव है ये किससे रिलेटेड था? ये आपका अल्फा किरणों की स्टडी से रिलेटेड था, सीवी रमन ने किया था इनको, इसीलिए नोबेल अवार्ड मिला था फिजिक्स का। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो जीन शब्द का प्रतिपादन जो है ये आपके डब्ल्यू जॉनसन ने किया। ठीक है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जीन शब्द का प्रतिपादन जो है ये आपके डब्ल्यू जॉनसन ने किया। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया फ्रेंड्स? डब्ल्यू जॉनसन ने आपके जीन शब्द का प्रतिपादन किया। फिर आता है आपका विटामिन ए का संग्रह है किस अंग में होता है? तो विटामिन ए का संग्रह जो है हमारे लीवर में होता है। ठीक है, विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? विटामिन ए का संग्रह लीवर में होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है आपके बैटिंग वेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होता है। 1 इंच में कितना mm होता है? 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर या mm होता है। 1 इंच में कितना होता है? 25.4 मिलीमीटर होता है। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। सूखा रोग तो प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन यहाँ पे विटामिन पूछा है तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये वाला जो हमने संभावित क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में मैं नेक्स्ट भी लेके आऊंगी, नेक्स्ट पार्ट इसका अपनी इसी सीरीज में, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। इन्हें आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अच्छे से घोटा मार लीजिएगा, आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।